रिलेटिव प्रोनाउन वे प्रोनाउंस हैं जो अपने पहले आए हुए पूर्वगामी शब्दों जो नाउन या प्रोनाउन होते हैं का संबंध दूसरे सेंटेंसेज में बतलाते हैं। कौन कौन से हैं? तो हु है, हुज है, हुम है, व्हिच, व्हाट, एज और दैट, इस प्रकार के प्रोनाउंस हैं जिसमें मैंने हु का प्रयोग, हुम का प्रयोग और हुज का प्रयोग अच्छी तरह से समझा दिया है। आज मैं हुज का प्रयोग बताने जा रहा हूँ। यूज ऑफ व्हिच, यूज ऑफ व्हिच रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में व्हिच का प्रयोग बता रहा हूँ, क्योंकि व्हिच जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी है। तो व्हिच जो है रिलेटिव प्रोनाउन में किसके लिए काम करता है? तो मैं बताया था कि सब्जेक्ट के लिए भी काम करता है और ऑब्जेक्ट के लिए, नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, दोनों केसेज में इनका प्रयोग किया जाता है, ये मैं कहा था। और मैं बता रहा हूँ कि क्या होता है। तो व्हिच का प्रयोग, पहला व्हिच का प्रयोग वस्तुओं, व्यक्तियों के लिए नहीं, वस्तुओं के लिए नॉमिनेटिव केस मतलब हु के स्थान पर, अरे व्यक्ति के लिए हु के स्थान पर जो होता है वही वस्तुओं के लिए व्हिच का प्रयोग होता है, यही। तो व्हिच का प्रयोग वस्तुओं के लिए नॉमिनेटिव केस एवं ऑब्जेक्टिव केस मतलब होम के स्थान पर। जैसे व्यक्तियों के लिए होम का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार वस्तुओं के लिए होम के स्थान पर ऑब्जेक्टिव केस। तो मैं कहा व्हिच का प्रयोग वस्तुओं के लिए नॉमिनेटिव केस एवं ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउंस के रूप में होता है। ठीक, मैं कहा कि व्हिच का प्रयोग हु के स्थान पर, ये कहा। तो हु व्यक्ति के लिए हु है तो वही हमारा व्यक्ति के लिए हु है, तो वस्तु के लिए व्हिच है, बस। तो जब इसमें बात करते हैं कि जब इसका पहला, जब व्हिच का प्रयोग नॉमिनेटिव केस के रूप में होता है, केस के रूप में होता है, तब इसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता। सब्जेक्ट का प्रयोग जैसे हु के साथ था, प्रयोग नहीं होता, बल्कि वर्ब आता है। ठीक, कहा ये तो मैं बता दिया कि वस्तुओं के लिए नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस के स्थान पर होता है, यानी हु के स्थान पर और हुम के स्थान पर। और मैं बात कर रहा हूँ नॉमिनेटिव केस के रूप में, कि जब व्हिच का प्रयोग नॉमिनेटिव केस के रूप में होता है तब इसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता, बल्कि वर्ब आता है। जैसे हु के बाद वर्ब आता है, उसी प्रकार व्हिच के बाद। अब देखिए, जैसे मैं कहूँ आई बॉट ए पेन व्हिच वाज, ठीक बात है, व्हिच वाज एक्सपेंसिव या कास्टली, जो भी कुछ कहिए, एक्सपेंसिव, ठीक, एक्सपेंसिव है या कास्टली, कुछ भी, कास्टली जो महंगी थी। आई बॉट ए पेन व्हिच वाज एक्सपेंसिव या कास्टली।
ये कहा कि मैंने एक कलम खरीदी जो महंगी थी, तो व्हिच वर्ब है, यहाँ सब्जेक्ट के रूप में हुआ है, अर्थात व्हिच नॉमिनेटिव केस के रूप में हुआ है। तो आई बॉट ए पेन व्हिच वाज एक्सपेंसिव। अब ये मैं कहूँ आई सा ए मैन हु वाज, मैं बात करूँ इसी पर, आई सा हु का प्रयोग होता, हु के स्थान पर है, आई सा ए मैन हु वाज पुअर या हु वाज लेम कुछ भी, तो आई सा ए मैन। तो उसी प्रकार यहाँ आई बॉट ए पेन व्हिच वाज, जो हु है वस्तु के लिए वस्तु है, ये थिंग है, ये क्या है, थिंग है। इस थिंग के साथ ये सब्जेक्ट के रूप में अर्थात नॉमिनेटिव केस के रूप में व्हिच का प्रयोग हुआ है, अर्थात ये अभी ये बुक के लिए, ये पेन के लिए या बुक के लिए या चेयर के लिए जो भी यहाँ लिखा जाएगा उनके लिए ही व्हिच का प्रयोग किया गया है। इसका संबंध जो है ये इसका पूर्वगामी शब्द, व्हिच का पूर्वगामी शब्द पेन है और इसका संबंध जो है दूसरे सेंटेंसेज में है। व्हिच वाज सेंटेंस सब्जेक्ट हो गया, वाज एक्सपेंसिव, यह पेन क्या है, पेन की विशेषता बताई जा रही है कि महंगी है। ठीक, आई बॉट ए पेन व्हिच वाज एक्सपेंसिव, एक यही बात है कि ये इन क्या रिलेटिव प्रोनाउन का ये रेस्ट्रिक्टिव यूज है, सीमित कर रहा है, ये विशेषता बता रहा है, सीमित कर रहा है। इन रिलेटिव प्रोनाउन का दो यूज होता है, एक तो रेस्ट्रिक्टिव होता है और एक कंटिन्यू होता है, मतलब प्रोग्रेसिव रूल इसका यूज। तो बता रहा हूँ कि ये बताएंगे उसके बारे में अलग से। ये मैं कहा दिया कि आई बॉट ए पेन व्हिच वाज एक्सपेंसिव, मैंने एक कलम खरीदी जो महंगी थी, तो ए पेन के जगह पर व्हिच का प्रयोग हुआ है, जो ना हुए पुरुष के जगह पर या हमारे व्यक्तियों के जगह पर वो हु का प्रयोग होता है। और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, आई या आई ही नहीं कुछ भी, ए बुक व्हिच वाज ऊपर लिखते हैं ए बुक। मैं कहा कि एक दूसरा एग्जाम्पल्स पहला तो हो गया है और दूसरा देते हैं, दूसरे रूप का होता है ए बुक व्हिच वाज बॉट बाय मी इज ए ड्रामा। ठीक, देखिए ये तो मैं कहा कि आई बॉट ए पेन व्हिच वाज, अब यहाँ भी ए बुक व्हिच वाज बॉट बाय मी इज ड्रामा, इज ए ड्रामा, एक ड्रामा है, एक किताब जो मेरे द्वारा खरीदी गई थी एक ड्रामा है। इसका मतलब कि ए बुक इज ए ड्रामा व्हिच वाज बॉट बाय मी, यहाँ से यहाँ तक है। इस प्रकार की सेंटेंसेज है, ए बुक व्हिच वाज बॉट बाय मी इज ए ड्रामा। तो ए बुक के बाद व्हिच लिखा गया है, व्हिच सब्जेक्ट है, ये व्हिच वाज बॉट में भी इतना जो है क्लाज है और ए बुक इज ए ड्रामा अलग है। तो इसमें ए बुक व्हिच वाज बॉट बाय मी इज ए ड्रामा। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि व्हिच क्या है, ए बुक के स्थान पर व्हिच का प्रयोग किया गया है और इसके बाद वर्ब है, सीधे क्या है, ये वर्ब है। यहाँ भी देखा गया ये वर्ब है। तो ये मैं बताया कि सब्जेक्ट के व्हिच का प्रयोग नॉमिनेटिव केस के रूप में होता है, तो इसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता बल्कि वर्ब आता है। दोनों एग्जाम्पल्स मैंने बता दिया। अब मैं बात करूं इसका कि जब दूसरा इसका रूल, जब किसी सेंटेंस ही या ये कहें कोई क्लाज ही, कोई सेंटेंस या क्लाज उपक्लाज, ये सब इसमें जानते हैं कि दो क्लाजेज की या दो सेंटेंसेज को जोड़ता है। तो जब कोई सेंटेंस ही या एक क्लाज ही पूर्वगामी शब्द का काम करे, पूर्वगामी शब्द के स्थान पर पूरा क्लाज ही, पूरा सेंटेंस ही हो, तो उनके बाद आने वाला रिलेटिव प्रोनाउन व्हिच होता है, न कि हु। ठीक, तो मैं बात करूँ दूसरा,
जब कोई क्लाज उपवाक्य, जब कोई क्लाज किसी रिलेटिव प्रोनाउन जब कोई क्लाज किसी रिलेटिव प्रोनाउन का पुरोगामी शब्द हो या पुरोगामी शब्द की तरह काम करे। जब कोई क्लाज किसी रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट पुरोगामी शब्द पूरा क्लास सेंटेंस ही शब्द की काम करे, शब्द की तरह काम करे तो वह रिलेटिव प्रोनाउन किसी रिलेटिव प्रोनाउन में कहा, जब किसी रिलेटिव प्रोनाउन के पहले एक पुरोगामी शब्द होते हैं। जब किसी रिलेटिव प्रोनाउन के पुरोगामी जब कोई क्लाज किसी रिलेटिव प्रोनाउन के पुरोगामी शब्द की तरह काम करे तो वह रिलेटिव प्रोनाउन व्हिच ही होता है, हु नहीं। देखिए ये व्हिच के लिए फिक्स कर दिया गया, किस प्रकार बता रहा हूँ। She had obtained 90% mark. She has obtained 90% marks. अब यहाँ पर हु लिख दिया गया है। Who proves that she is an intelligent, ठीक, या she is इंटेलिजेंट घर लिखना पड़ेगा, she is इंटेलिजेंट, ठीक। She has obtained 90% marks. Who proves that she is intelligent? तो याद रहे ये हु भी तो जो है व्हिच के स्थान पर, बल्कि हु जो है व्यक्तियों के लिए होता है, ये वस्तुओं के लिए होता है। इसे पता नहीं चला ये क्या है। पूरा का पूरा सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक इसका पुरोगामी शब्द है। इसको हम क्या है, पुरोगामी, यही क्लाज है। ये क्या है, क्लाज, उपवाक्य। She has obtained 90% marks. Who proves that she is intelligent? या who proves, ये क्या होता है, प्रोग्रेसिव कंटिन्यू है। तब बता नहीं पाए हैं, बताएंगे कि जब रिलेटिव प्रोनाउन के बाद कोई प्रोग्रेसिव हो या कंटिन्यू हो, उसके बारे में विशेषता, इसके बारे में विशेषता न कही गई हो, बल्कि प्रोग्रेसिव आगे बता रहा हो, तो उसके अब ऐसी दशा में हम क्या करते हैं कि यहाँ कामा का प्रयोग करते हैं। तो सी हैज obtained 90% मार्क्स, अलग बात है, उसी के बारे में बता रहा है, लेकिन इसकी विशेषता नहीं हो रहा है। अब हु, तो यहाँ हु की जगह पर क्या करना है, हमको व्हिच का प्रयोग करना है, व्हिच, ठीक है। सी हैज obtained 90% मार्क्स व्हिच प्रूव्स दैट सी इज इंटेलिजेंट। उसे वह 90% मार्क्स ग्रहण कर चुकी है, प्राप्त कर चुकी है। व्हिच प्रूव्स दैट, जो सिद्ध करता है कि वह इंटेलिजेंट है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि जब कोई क्लाज किसी रिलेटिव प्रोनाउन के पुरोगामी शब्द की तरह काम करे तो वह रिलेटिव प्रोनाउन व्हिच होता, हु नहीं। तो बताया कि सी हैज obtained
90% मार्क्स, यह पूरा का पूरा जो है क्या एक पुरोगामी शब्द की काम कर रहा है। ये जो आने वाला जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसका ये पुरोगामी शब्द की तरह काम कर रहा है। और इसके बाद हम कामा देते हैं। अब तक मैंने कामा नहीं दिया है, लेकिन इसके बाद कामा देना पड़ा, जिसके बारे में मैंने बताया कि इसके बारे में बताया नहीं हूँ, अब अगले वीडियो में बताऊँगा। तो व्हिच प्रूव्स दैट शी इज इंटेलिजेंट। तो व्हिच के बाद ये प्रूव्स दैट, ये जानते हैं कि व्हिच सब्जेक्ट है, क्लियर है, सब्जेक्ट है, आप प्रूव्स वर्ब है, यही नहीं देखना है हमको। व्हिच प्रूव्स दैट शी इज इंटेलिजेंट। तो व्हिच जो है क्या है, व्हिच जो है सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। तो मैंने सब्जेक्ट के रूप में दो यह भी बता दिया कि पुरोगामी शब्द भी इसका व्हिच का जो है क्या हो सकता है, पुरोगामी शब्द भी जो है एक क्लाज भी व्हिच का पुरोगामी शब्द हो सकता है, जबकि व्हिच जो है सब्जेक्ट का काम करती हो। ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है व्हिच, उसके बाद से वर्ब है और अन्य शब्द हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये बताया। अब आगे बात करते हैं रूल नंबर 3। मैं बताया कि जब ऑब्जेक्ट के रूप में काम करें, जब व्हिच का प्रयोग ऑब्जेक्ट की तरह हो या ऑब्जेक्टिव केस की तरह हो, ऑब्जेक्टिव केस की तरह हो। ऑब्जेक्टिव केस की तरह की मतलब क्या, अरे होम की तरह हो, होम कहें, आई होम के लिए क्या, अरे हिम, हर, देम, ही, मी, ऑस, यही ना है, इसकी तरह काम करें। जब व्हिच का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस की तरह, अर्थात हुम बताएं, हु के बाद हुम होता है। जब हिम, हुम ही किसके काम करता है, हिम, हर, देम, मी, अस, तो की तरह ऑब्जेक्टिव केस की तरह क्या करें, का प्रयोग हो। जब व्हिच का प्रयोग एडजेक्टिव केस की तरह हो तो व्हिच के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग होता है, सब्जेक्ट का प्रयोग होता है, सब्जेक्ट का प्रयोग होता है। और वर्ब और व्हिच वर्ब के ऑब्जेक्ट का काम करता है, ऑब्जेक्ट का काम करता है, ऑब्जेक्ट का काम करता है। हो गया। जब व्हिच का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस की तरह हो तो व्हिच के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग होता है, और जब व्हिच का प्रयोग नॉमिनेटिव केस की तरह हो तो व्हिच के बाद जो है वर्ब का प्रयोग होता है, और यहाँ व्हिच के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग होता है, जिसे हुम के साथ था। और व्हिच वर्ब के ऑब्जेक्ट का काम करता है। जो आगे वर्ब होता है व्हिच के बाद, व्हिच के बाद उसका वर्ब का ऑब्जेक्ट का काम करता है। कौन, व्हिच। जैसे बात करते, एग्जाम्पल सब स्पष्ट होगा। जैसे मैं बात करूं कि दिस इज द हाउस, दिस इज द हाउस व्हिच माई फादर, मान लीजिए बात करते हैं, दिस इज द हाउस, दिस इज द हाउस व्हिच माई फादर हैज बिल्ट। ठीक, दिस इज द हाउस व्हिच माई फादर हैज बिल्ट। व्हिच के बाद माई फादर सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, सब हेल्पिंग वर्ब, ये दोनों मिलाकर वर्ब है। इस वर्ब का हैज बिल्ट का ऑब्जेक्ट क्या है, व्हिच है। दिस इज द हाउस, यह वह घर है, व्हिच माई फादर हैज बिल्ट, जिसको मेरे पिता ने बनाया है, ठीक, या निर्माण कराया है। तो दिस इज द हाउस के जगह पर इस हाउस के देखकर व्हिच का प्रयोग किया गया, क्योंकि ये वस्तु है, थिंग है, और क्या,
व्हिच के स्थान के बाद तुरंत हम सब्जेक्ट का प्रयोग किया गया, अर्थात यह व्हिच क्या है, ऑब्जेक्टिव केस के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में है। और यह किसका ऑब्जेक्ट है, तो बिल्ट का है। माई फादर हैज बिल्ट व्हिच मतलब हाउस, व्हिच का मतलब हाउस। तो माई फादर हैज बिल्ट, उसके जो स्थान पर व्हिच का जो है ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के रूप तरह प्रयोग किया गया है। अब आगे बात करते हैं। ये तो मैंने पहले रूल में बतला दिया इतना कि व्हिच का प्रयोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों रूप में किया जाता है। जैसे हु और हुम दोनों का काम व्हिच करता है, किसके लिए, वस्तुओं के लिए। जबकि व्यक्तियों के लिए हु अलग है, सब्जेक्ट काम करता है, और हुम जो है ऑब्जेक्ट काम करता है। किंतु हु जो है, हुम व्हिच है जो कि सब्जेक्ट का भी काम करता है वस्तुओं के लिए, ऑब्जेक्ट का भी काम करता है। यही नहीं, कोई क्लॉज जो है पूर्वगामी शब्द का काम करे, उसका भी उसका भी प्रोनाउन में वह सब्जेक्ट काम करता है। उस पूर्वगामी शब्द का के बाद आने वाले जो क्लॉज होता है उनका सब्जेक्ट का काम करता है। इस प्रकार मैंने ये बताया। और दूसरा बात करते हैं। का पोजेसिव ऑफ व्हिच या हुज होता है। जैसे हु का पोजेसिव हुज होता है, व्हिच का पोजेसिव भी एक तो ऑफ व्हिच, क्योंकि वस्तुओं के लिए है, तो वस्तुओं के लिए नाउन बताया गया कि ऑफ का प्रयोग होता है। और व्यक्तियों के लिए एपस्ट्रॉफी एस। तो उसी प्रकार है कि व्हिच का पोजेसिव ऑफ व्हिच या हुज होता है। बात करते हैं। ए हाउस whose doors are broken does not look attractive। ठीक। ए हाउस हुज डोर्स आर ब्रोकन, एक घर, अरे ये हाउस है तो हाउस वस्तु है तो इसके लिए हुज लगेगा। ये तो व्यक्तियों के लिए भी हुज लगता है, तो ये तो पता चला कि व्यक्ति के लिए है, लेकिन वस्तु के लिए हुज का भी पोजेसिव ऑफ व्हिच। तो आपका ये हाउस या हुज होता है, तो हुज का प्रयोग करा दिया। ए हाउस हुज डोर्स आर ब्रोकन डज नॉट लुक अट्रैक्टिव, एक घर जिसके दरवाजे टूट चुके हैं आकर्षित नहीं दिखाई देते। ठीक। अब इसी को ए हाउस हुज के जगह प्रयोग करते हैं। ए हाउस अथवा दोनों सही है। ए हाउस ऑफ व्हिच डोर्स आर ब्रोकन डज नॉट लुक एट्रैक्टिव। ठीक। मैं बताया कि ए हाउस हुज की जगह पर आप व्हिच लिख दिया, तो व्हिच का पढ़ा रहा हूँ, तो व्हिच क्या पोजेसिव आप व्हिच हो या हुज दोनों होता है। हुज भी लिख सकते हैं, गलत नहीं है। आप व्हिच लिखेंगे तो और बेहतर है, क्योंकि व्हिच का आप व्हिच है, अच्छा लग रहा है। तो ए हाउस ऑफ व्हिच डोर्स आर, जिसके दरवाजे हैं ब्रोकन टूटे हुए, डज नॉट लुक अट्रैक्टिव, आकर्षित दिखाई नहीं देते। ठीक है। तो कहने का मतलब कि आप व्हिच या हुज से क्या होता है, व्हिच का पोजेसिव केस का पता चलता है। अब बात करते हैं कि हम चाहें तो व्हिच आप या हुज के स्थान पर हम चाहें तो विथ और प्लस पोजेसिव का ही लिख सकते हैं। इसमें विथ इसके जगह पर नोट लिख सकते हैं, नोट ऑफ व्हिच
या हुज, या ये कहें व्हिच का पॉजेसिव, व्हिच का पॉजेसिव केस विथ प्लस फ्रेज, फ्रेज भी हो सकता है, भी हो सकता है। व्हिच का पॉजेसिव केस विथ प्लस फ्रेज भी हो सकता है। फ्रेज अरे एक या एक से दो या एक से अधिक शब्द, दो या तीन हो, इसमें वर्ब न हो। अब इसी में बात करते हैं इसी का ए हाउस, ए इसमें दूसरा रूप है ए हाउस विथ ब्रोकन डोर्स, ब्रोकन, हाँ ब्रोकन है और ये डोर्स को ले एक साथ ले लें, ब्रोकन डोर्स, विथ ब्रोकन डोर्स, टूटे हुए दरवाजे। ए हाउस विथ ब्रोकन डोर्स, मैं कहा कि ए हाउस विथ ब्रोकन डोर्स डज नॉट एट लुक नॉट लुक एट्रैक्टिव। ठीक, ए हाउस विथ ब्रोकन डोर्स, ये विथ के साथ ये क्या है, इसी को हम फ्रेज कहते हैं। ब्रोकन अलग शब्द है और डोर्स अलग शब्द है। ये पास्ट पार्टिसिपल है और डोर्स नाउन है, दोनों मिलाकर क्या बना, फ्रेज बना। तो क्या कहा, व्हिच का पॉजेसिव केस विथ प्लस फ्रेज भी हो सकता है। तो इसी को, इसी सेंटेंस को मैंने क्या, ए हाउस, याद रहे ए हाउस हुज है तो हाउस के लिए ये डज का प्रयोग किया गया है, ये ब्रोकन डोर्स के लिए नहीं, ये हाउस के लिए। डज नॉट, ये घर जो है आकर्षित दिखाई नहीं पड़ता। ए हाउस हुज डोर्स आर ब्रोकन, एक घर जिसके दरवाजे, इसका संबंध जो है दरवाजों से है। मैं कल बताया था हु का हुज से, इस नाउन का संबंध दरवाजे से है। तो हुज डोर्स आर ब्रोकन डज नॉट लुक एट्रैक्टिव। यहाँ भी ए हाउस ऑफ व्हिच डोर्स, तो हाउस का डोर्स से संबंध है। ठीक, तो ए हाउस के लिए यहाँ डज का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक, ए हाउस विथ ब्रोकन डोर्स डज नॉट लुक एट्रैक्टिव। इस प्रकार मैंने व्हिच का बताया कि व्हिच का पॉजेसिव हु की तरह हुज होता है और व्हिच की एक तरह अपना आप व्हिच होता है। और यही नहीं, ये इसमें विथ प्लस फ्रेज का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं तीसरा रूल्स कि व्हिच के पहले प्रीपोजिशंस हैं, इन है, एट है, ऑन है, ड्यूरिंग है, इनका प्रयोग करते हैं तो यह रिलेटिव एडवर्ब का काम करने लगते हैं। अर्थात जो रिलेटिव एडवर्ब का काम होता है सर टाइम का, मैं कहा इसमें जब प्रीपोजिशंस इन, ऑन और ड्यूरिंग का प्रयोग व्हिच से पहले हो, व्हिच से पहले हो तो इससे टाइम ऑफ एडवर्ब या एडवर्ब ऑफ टाइम पता चलता है। इससे टाइम का पता चलता है या इससे एडवर्ब ऑफ टाइम का पता चलता है। मैं कहा कि व्हिच से पहले कुछ प्रीपोजिशंस हैं, इनका प्रयोग करने पर एडवर्ब्स का पता चलता है। तो मैं फिक्स किया
कि जब प्रीपोजिशंस इन, ऑन और ड्यूरिंग का प्रयोग व्हिच से पहले हो, इससे एडवर्ब ऑफ टाइम का पता चलता है, अर्थात चलता है। अतः इसके बदले, अतः इसके बदले एडवर्ब ऑफ टाइम व्हेन का प्रयोग किया जा सकता है, व्हेन का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे मैं बात करूं, आई नो द ईयर इन व्हिच आई वाज बॉर्न, द ईयर इन व्हिच आई वाज बॉर्न, या कहें दूसरे शब्दों में, आई नो द ईयर, मैं उस वर्ष को जानता हूँ। आई नो द ईयर इन व्हिच आई वाज बॉर्न, ठीक। आई नो द ईयर, ईयर जो है समय है। यहाँ क्या कहा, आई नो द ईयर इन व्हिच, इस समय है, इन व्हिच का प्रयोग किया गया जब प्रीपोजिशन इन, ऑन और ड्यूरिंग का प्रयोग हो व्हिच से पहले हो, व्हिच से पहले किया गया, तो इससे एडवर्ब ऑफ टाइम का पता चलता है, या ये कहें इससे टाइम का पता चलता है। एडवर्ब की जरूरत नहीं, हमें पहले जाने कि इससे टाइम का पता चलता है, अतः इसके बदले एडवर्ब ऑफ टाइम व्हेन का प्रयोग करते हैं। ये भी स्पष्ट है। पहले तो हम जानेंगे टाइम है, वो टाइम कहाँ आता है, तो टाइम है, स्थान है, ये रीजन है, ये सब एडवर्ब होते हैं। तो इससे टाइम का पता चलता है, अतः इससे के बदले एडवर्ब ऑफ टाइम व्हेन का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे मैं कहा, आई नो द ईयर इन व्हिच आई वाज बॉर्न, मैं उस वर्ष को जानता हूँ जिसमें मैं पैदा हुआ था। तो इसके जवाब क्या, आई नो, इसके जवाब आई नो द ईयर व्हेन आई वाज बॉर्न। ये भी सही है, इन व्हिच की कहिए चाहे व्हेन कहिए, दोनों सही। अब आगे बात करते हैं इसी का, जब प्रीपोजिशन इन और एट, इन और एट हो, जब प्रीपोजिशन इन और एट का प्रयोग व्हिच से पहले हो, तो इससे स्थान का पता चलता है। जब आयट लगा देते हैं किसी से पहले, तो स्थान का पता चलता है, स्थान का पता चलता है। अतः इसके बदले एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस वेयर का प्रयोग करते हैं। किया जा सकता है। अब एग्जाम्पल्स देखिए, उसी में कर दिया। जब प्रीपोजिशन इन और एट का प्रयोग व्हिच से पहले हो, तो इससे स्थान का पता चलता है। अतः इसके बदले एडवर्ब ऑफ प्लेस, स्थान भी एडवर्ब होते हैं, वेयर का प्रयोग किया जा सकता है। एग्जाम्पल्स, दिस इज द रेस्टोरेंट या हाउस, चलिए, दिस इज द हाउस एट व्हिच दे लिव्ड, ठीक है। दिस इज द हाउस एट व्हिच दे लिव्ड, यहाँ दे क्या है, ये सब्जेक्ट है और लिव्ड वर्ब है। हाउस एट व्हिच दे लिव्ड, दिस इज यह वह घर है, एट व्हिच जहाँ या जिस पर दे लिव्ड वे रहते थे। तो और ये हाउस जो है स्थान का बोध करा रहा है, एट व्हिच जिस पर, एट व्हिच जिस पर, एट का प्रयोग स्थान के लिए करते हैं। एट सारनाथ,
ये कहें कि सारनाथ ई द प्लेस एट व्हिच गौतम बुद्ध गेव हिज फर्स्ट सरमन। तो कहने के मतलब वही प्रकार दिस इज द हाउस एट व्हिच दे लिव्ड। इसमें मैं क्या कहूँ, यह वही घर है जिसमें या जहाँ पर वे रहते थे। तो इसमें क्या होगा, इसका दूसरा दिस इज द हाउस वेयर दे लिव्ड, वेयर दे लिव्ड। ठीक, दिस इज द हाउस वेयर दे लिव्ड, एट व्हिच के स्थान पर वेयर का प्रयोग किया गया। मैं क्या कहा कि जब प्रीपोजिशन इन और एट का प्रयोग व्हिच से पहले हो इससे स्थान का पता चलता है, अतः इसके बदले एडवर्ब ऑफ प्लेस वेयर का प्रयोग किया जा सकता है। तो दिस इज द हाउस, दिस इज द प्लेस एट व्हिच, कुछ भी उसके बाद सेंटेंस दे दीजिए। तो दिस इज द प्लेस या दिस इज द हाउस, उसके एट व्हिच की जगह पर या इन व्हिच की जगह पर, ये वाराणसी है इन व्हिच, वाराणसी के लिए इन व्हिच लगाएंगे, महानगरों के लिए तो एट व्हिच, तो वेयर, तो एट व्हिच के स्थान पर मैंने वेयर का प्रयोग किया। अब इसका एक और रूल है इसी तरह, जब प्रीपोजिशन फार का प्रयोग, फार का प्रयोग हुई से पहले हो तो इससे रीजन का पता चलता है, कारण का रीजन का पता चलता है। अतः इसके बदले एडवर्ब ऑफ रीजन व्हाई का प्रयोग किया जा सकता है। क्या तीनों जो है रूल्स एक तरह के हैं। और बताया कि आई डिड नॉट नो फार व्हिच माई ब्रदर वाज एंग्री विथ मी, एनाइड विथ मी, कुछ भी, एंग्री विथ मी या एनाइड विथ मी। ठीक, आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था, या आई डिड नॉट नो द रीजन, यहाँ रीजन लिखना जरूरी है क्योंकि मैं कहा कारण पता चले। आई डिड नॉट नो द रीजन नहीं लिखेंगे तभी पता चल जाएगा कि फार व्हिच लगा है, इससे पता। लेकिन रीजन नाउन है, ये हमारा रीजन शब्द जो है ये पूर्वगामी शब्द के रूप में लेना है। तो आई डिड नॉट नो द रीजन फार व्हिच माई ब्रदर वाज एंग्री विथ मी, मैं उस कारण को नहीं जानता था, फार व्हिच जिसके कारण माई ब्रदर वाज एंग्री विथ मी, मेरा भाई मुझसे नाराज था। तो क्या होगा, फार व्हिच के जगह पर मैं व्हाई लगा सकता हूँ। आई डिड नॉट नो द रीजन, आई डिड नॉट नो द रीजन व्हाई माई ब्रदर वाज एंग्री विथ मी। इस प्रकार मैंने बता दिया कि तीसरा, चौथे, पांचवें रूल्स में, तीनों रूल्स में मैंने बताया कि व्हिच के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करने पर ये रिलेटिव एडवर्ब का भी काम करते हैं। एडवर्ब ऑफ रीजन, तो कहने का मतलब कि रिलेटिव एडवर्ब, ये रिलेटिव एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ रीजन कहें या रिलेटिव एडवर्ब कहें, रिलेटिव एडवर्ब में का भी काम करते हैं। कहने का मतलब कि इससे हमारा ये व्हिच जो है प्रोनाउन तो है ही, लेकिन इनके रिलेटिव प्रोनाउन है, लेकिन इनके स्थान पर एडवर्ब का भी प्रयोग
किया जाता है। इस प्रकार मैंने व्हिच का प्रयोग डिटेल में बता दिया। उसके बाद और आगे